of reaction, delta H naught of reaction, or the thermal decomposition of calcium carbonate cannot be measured directly. यानी इस रिएक्शन की जो डेल्टा एच है वो डायरेक्टली नहीं निकाली जा सकती. कहते हैं instead a procedure involving two experiments is used. In each experiment, the enthalpy change of a different reaction is determined. The equation for reaction 1 is shown. The enthalpy change for reaction 1 is delta H of reaction 1. इसमें आप क्या कर रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट का HCl से रिएक्शन करा रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे डेल्टा H नॉट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकलेगी. फिर इसके बाद है जी द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन एक्सपेरिमेंट 2. द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज डेल्टा H2. एक्सपेरिमेंट इक्वेशन क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड और HCl, ये भी न्यूट्रलाइजेशन है लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड की है. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का रिएक्शन कराया, कहता है वे 0.05 मोल 0.0500 मोल सैंपल ऑफ पाउडर्ड कैल्शियम क्लोराइड. तो इधर से मैस फाइंड कर लेंगे, कितना मैस आपको मेजर करना है इतने मोल्स के लिए कैल्शियम क्लोराइड के. कहते हैं ट्रांसफर 50 cm क्यूब इन एक्सेस ऑफ 2.00 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इनटू अ ग्लास बीकर. ठीक है जी, बीकर में आपने ऐड करना है 50 cm क्यूब ऑफ 2.0 मोल पर डीएम क्यूब HCl, जो कि किस में है हमारे पास, एक्सेस में. ठीक है, तो क्या यूज करके आप ट्रांसफर करेंगे ये 50 cm क्यूब. एक मेजरिंग सिलेंडर यूज कर लें, आपको कोई भी ब्यूरेट यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सेस में है HCl. स्टार्ट अ टाइमर एंड मेजर द टेम्परेचर ऑफ HCl in the beaker every 30 seconds for 2.5 minutes. यहाँ पे हम इक्विलिब्रेट करना चाह रहे हैं विद द सराउंडिंग टेम्परेचर. फिर आफ्टर 3 मिनट्स आपने अपना सॉलिड ऐड करना है कैल्शियम कार्बोनेट वाला टू द HCl इन द बीकर. कंटिन्यू मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन एवरी 30 seconds फॉर अ फर्दर ऑफ 5 मिनट्स. ठीक है, कहता है रिपीट एक्सपेरिमेंट 1 यूजिंग कैल्शियम ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो यही स्टेप्स हैं. एक्सपेरिमेंट 2 में बस कैल्शियम ऑक्साइड की बजाय कैल्शियम कार्बोनेट के आपने 0.0500 मोल्स क्या करने हैं, मेजर करने हैं. कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन 1 फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली. हाँ जी, कहते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द एंथैल्पी चेंज ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट बी मेजर्ड. यानी ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन है इसमें आप क्यों नहीं डेल्टा एच निकाल सकते. डेल्टा एच निकालने का तरीका क्या होता है, आपको चाहिए होती है डेल्टा एच इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन, और क्यू की वैल्यू चाहिए होती है, क्यू होता है MC डेल्टा टी. ठीक है, अब आपको डेल्टा टी भी चाहिए और साथ साथ आप थर्मल डिकम्पोजिशन में इतनी ज्यादा हीट भी कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कि टेम्परेचर चेंज आइडेंटिफाई करना उस टाइम पे, जिस टाइम पे इतनी ज्यादा हीटिंग कर रहे हैं आप, आपके लिए आसान होगा? नहीं. नहीं होगा आपके लिए आसान, मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा. ठीक है, इसीलिए डायरेक्टली नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. वो वहां पे करते हैं जहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, आपको हीटिंग ना करनी पड़े ज्यादा. ठीक है, यहाँ पे आपको हीटिंग भी करनी पड़ी है, डिकम्पोज भी करना है उसको, और साथ साथ टेम्परेचर चेंज को भी आइडेंटिफाई करना है, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है. ठीक है, हीटिंग से टेम्परेचर अब वैसे ही इतना ज्यादा हाई हुआ होगा डिकम्पोजिशन की वजह से, तो आप उधर टेम्परेचर चेंज नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो हम इसे बोल देंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई टेम्परेचर चेंजेस सर वैसे भी जब हमने इसकी डायग्राम व्हाइल बनाई थी हीटिंग. तो हम लोगों ने बंसन बर्नर इस्तेमाल किया था ना. जी, डिकम्पोजिशन में हम बंसन बर्नर यूज करते हैं जी. आगे कहते हैं जी कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू बी वेट यूजिंग 2 डेसिमल प्लेस बैलेंस. तो बैलेंस कहाँ तक मेजर करेगा, कोई भी वैल्यू जो होगी वो 1.00 यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास तमाम वैल्यूज आएंगी. ठीक है, कहते हैं इन स्टेप 1, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो बैलेंस बैलेंस आपके पास वैल्यू देगा वो कितनी देगा, तो हमें सबसे पहले तो मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन MR लगाने. मास हमने निकालना है, मोल्स उसने हमें दिए हुए हैं, MR हम खुद निकाल सकते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट का जल्दी से MR बता दें, मोल्स में लिख लेता हूँ 0.0500. 0500 MR निकालना है, तो एक कैल्शियम है इसमें, एक कार्बन है इसमें, 3 कैल्शियम. कैल्शियम आता है जी हमारे पास 40.1.
40.1 प्लस आगे आएगा जी कार्बन 12.0 प्लस 3 टाइम्स 16.0, ये कितना बनता है? 100.1। 100 तो 16.0 100.1 तो इज इक्वल टू मास ओवर 100.1। तो इसको जाके उधर मल्टीप्लाई कर दो, मास निकल आएगा जो आपने मेजर करना है इसका, तो 0.0500 इंटू 100.1, तो ये कितना बनता है हमारे पास? 5.005। 5.005। दो डेसिमल प्लेस तक आंसर देना तो क्या बन जाएगा? 5.01 ग्राम्स। ठीक है, राउंड करके दो डेसिमल प्लेस तक हमने उसको जवाब दे दिया अपने। कहते हैं आउटलाइन हाउ स्टूडेंट शुड वे बाय डिफरेंस carbonate added to HCl in the beaker. Draw the results table with appropriate headings ready for the student to complete. ठीक है, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, आप क्या मास मेजर करते हैं? मास ऑफ वेइंग बोट, विंग बोट, सॉरी। मास ऑफ वेइंग बोट प्लस साथ उसके अंदर क्या होना चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मास ऑफ वेइंग बोट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, मास ऑफ वेइंग बोट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा एक मास। फिर उसके बाद सेकेंड आप मास ऑफ वेइंग बोट प्लस रेजिड्यू आफ्टर ट्रांसफर है ये। ठीक है, पहले आपने मास ऑफ वेइंग बोट और कैल्शियम कार्बोनेट टोटल ले लेना है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट उसमें से निकाल देना है, वेइंग बोट खाली जिसमें थोड़ा बहुत रेजिड्यू होगा उसका मास ले लेना है। ठीक है, आपने अब ट्रांसफर कर दिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहां से इन दोनों को माइनस करके हमें क्या मिलेगा? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो आपने ट्रांसफर की थी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दो हमें रीडिंग्स लेनी है, एक वेइंग बोर्ड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, एक वेइंग बोर्ड और रेजिड्यू, जब कैल्शियम कार्बोनेट उससे निकाल दिया, खाली वेइंग बोर्ड का लिया जिसमें थोड़ा बहुत रेजिड्यू लगा हुआ है, और फिर आपने मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो एडिड था वो निकाल लिया अपने पास। इन सारों का यूनिट उसने बोला, यूनिट्स भी आपने बताने हैं, तो आपने ग्राम्स में क्या करनी है? मेजर करनी है, ये आपके पास मैथ है जी। ठीक है, तो टेबल उसको हमने बता दी। दूसरा 2 मार्क्स के लिए तो टेबल एक आपने उसको बना के दिखाना है, दूसरा ऑर्डर बता दें, तो आप उसे बोलें कि जी सबसे पहले वे द मास ऑफ वेइंग बोट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये लफ्जों में बताना है। फिर उसके बाद ऐड द कैल्शियम कार्बोनेट टू HCl, फिर वे द मास ऑफ वेइंग बोट एंड द रेजिड्यू, तो आपको क्या मिल जाएगा? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये वेइंग बोट एंड कैल्शियम कार्बोनेट का मास है, ये आपके पास रेजिड्यू का मास है। आफ्टर ये आप जब ट्रांसफर कर देते हैं उसमें से वेइंग बोट और कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम कार्बोनेट ट्रांसफर करने के बाद वेइंग बोट और रेजिड्यू जो रह गया उसका मास ले लो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। क्लियर है ये? तो एक मार्क आपको टेबल का मिलेगा, एक मार्क आपने उसको लिख के बताना है कि किस ऑर्डर में करना है ये, तो इसी ऑर्डर में करना है जिसमें हमने लिखा हुआ। ठीक है, चलूँ आगे। जी। कहते हैं आइडेंटिफाई विच पीस ऑफ apparatus शुड बी यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ HCl इन स्टेप 2 एंड गिव द रीजन फॉर योर चॉइस। HCl को हमने जो मेजर करना है वो कितना मेजर करना है? 50 cm3, 2 डेसिमल प्लेसेस तक 50 cm3 मेजर करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट हमारे पास क्या होगी? ब्यूरेट। ब्यूरेट होगा। ठीक है, ब्यूरेट जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर करता है, मेजरिंग सिलेंडर नहीं करता। ऑल्दो उसने बोला ये आप एक्सेस में ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने ब्यूरेट यूज किया क्योंकि 50 cm3 एक्यूरेट आपने मेजर करना है। ऑल्दो ए एक्सेस में, लेकिन 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर करना है, तो आप उसे बोलेंगे ब्यूरेट। ठीक है, ब्यूरेट बिकॉज ओनली ब्यूरेट विल मेजर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, आगे कहते हैं विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू द apparatus सजेस्ट एन इंस्ट्रक्शन टू बी एडेड टू स्टेप 3 एंड स्टेप 4 टू मेक द एक्सपेरिमेंट मोर एक्यूरेट। स्टेप 4 में आपने स्टेप 3 में ट्रांसफर किया 50 cm3 HCl इनटू अ स्मॉल ग्लास बीकर, और फिर स्टेप 3 में आपने स्टार्ट कर दिया टाइमर।
जिस ग्लास बीकर में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ था सॉलिड फॉर्म में, उसमें HCl ऐड करने के बाद आपने टाइमर स्टार्ट कर दिया, क्या आपके रिएक्टेंट सही तरीके से मिक्स हुए हैं? जी बताएं। नहीं। नहीं हुए सही तरीके से मिक्स, आपने स्टीयरिंग ही नहीं की उसकी। आपने स्टीयरिंग भी तो करनी होती है ना। तो आप क्या करेंगे, स्टीयरिंग भी करेंगे ताकि यूनिफॉर्म आपके पास क्या हो, मिक्सचर हो, एक आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर आ जाए। ठीक है। और फिर उसमें जब आप टेम्परेचर मेजर करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आएंगे। ठीक है। तो हमने ये स्टेप हम पहले एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ते हुए हैं कि आप जब मिक्सचर इन दोनों का बनाते हैं, जब दोनों रिएक्टेंट्स मिक्स करेंगे तो साथ स्टीयरिंग भी करें। तो स्टीयरिंग आप क्या करेंगे, भूल गए। तो आपने स्टीयरिंग भी करनी है, नहीं तो रिएक्शन पूरे तरीके से अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो आपने क्या करना है जी, स्टर द सोल्यूशन टू स्टर द सोल्यूशन टू, ये क्या बोलते थे हम रिएक्टेंट्स के हिसाब से इसको, यूनिफॉर्मिटी। stir the solution so the reactants can mix together, can mix well and react। तो आपको स्टर करना चाहिए सोल्यूशन को ताकि रिएक्टेंट्स अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाएं और अच्छा रिएक्शन करें। आगे कहते हैं स्टूडेंट जी। हम लोग कह सकते थे कैल्शियम कार्बोनेट को पाउडर्ड फॉर्म में ले ले। पाउडर्ड फॉर्म में ही लिया है। नहीं, सॉलिड का सिर्फ तो मैंने इसलिए कहा था। सैंपल ऑफ पाउडर्ड। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा आगे, a student carries out experiment 1 and obtains the result given in table 1.1 time temperature और टाइम टेम्परेचर। ये नीचे वाली जो वैल्यूज हैं ये मेरे ख्याल है कंटिन्यूड वैल्यूज हैं। प्लॉट अ ग्राफ ऑन द ग्रिड। एक्सपेरिमेंट 1 की है ना यहाँ, टेबल 1.1 में ये सारी वैल्यूज आती हैं और कंटिन्यूड है नीचे वाली 6.57 पे, यहाँ पे 6 तक है ऊपर, और यहाँ पे 6.57 7.58 पे कंटिन्यू हो रही है वैल्यूज। प्लॉट अ ग्राफ ऑन द ग्रिड figure 1.1 to show the relationship between temperature and time. Use X to plot the graph. Draw the line of best fit for the data before 3 minutes have been drawn for you. Draw the line of best fit for the data after 3 minutes that will enable you to determine the theoretical temperature at 3 minutes. ठीक है। हम 3 मिनट्स के बाद वाला डाटा हमने प्लॉट करना है, तो 3 मिनट यहाँ पे हो गए थे। इसके बाद वाला पहला पॉइंट है 3.5 27.5, तो 3.5 5 6 हमारे पास 28 और 29 28। ठीक है। 7 पे 28 है, 6.5 पे 29, तो उनके पॉइंट रखा 6.5 पे 29 30 से एक नीचे, और 7 पे 28 30 से 4 नीचे। ठीक है। उसके बाद हमारा है 7.5 पे 26, 7.5 पे 25 ये पॉइंट आता है, और उसके बाद आता है 8 पे 25, 8 पे 25 टू 26 25 बनता है। तो ये हमारे पास इसका क्या बनता है जी, प्लॉटिंग आती है। अगर देखें तो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए ग्राफ की। आपने इस स्ट्रेट लाइन को क्या करना है, एंथैल्पी चेंज में इस स्ट्रेट लाइन को बनाना होता है हमने। तो यहाँ से मैं अपनी स्ट्रेट लाइन और बेस्ट फिट बनाऊंगा। आपके पास मैक्सिमम पॉइंट्स कोशिश करें लाइन पे पड़े हों, लाइन से ऊपर और नीचे पॉइंट्स इक्वल हों। अभी मेरे लाइन से नीचे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, बल्कि नीचे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं और लाइन से ऊपर भी 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी लाइन और बेस्ट फिट बना देता हूँ। तो लाइन से नीचे 2 पॉइंट्स हो गए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला पॉइंट, और लाइन से ऊपर एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। ठीक है। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट ये बनती है मेरी। इसके बाद क्या करना है, 3 मिनट्स पे जाके आपने क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज निकालना है। तो 3 मिनट्स पे जाएंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे।
3 मिनट्स पे जाएं, एक डॉटेड वर्टिकल लाइन खींचें और यहाँ से देख लें कि वाई एक्सिस में कितना आपके पास टेम्परेचर का चेंज आ रहा है। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है, यहाँ से इनिशियल टेम्परेचर था, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर है। फाइनल टेम्परेचर कितना आ रहा है, इसके दरमियान में आ रहा है। तो 35, 36, 37, 38, 38.5, 38.5 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर कितना था मेरा, 19 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से माइनस करेंगे, टेम्परेचर चेंज मिल जाएगा एट 3 मिनट्स। तो वो कितना मिलेगा जी हमें, तो वो आपके पास आएगा 19.5। 38.5 माइनस 19.0 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ रहा है, 19.5। तो 19.5 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर का चेंज आएगा। तो ये हमारा ग्राफ था। आगे आपसे कहते हैं सजेस्ट व्हाई द टेम्परेचर मेजर्ड एट 3.5 इज लोअर देन द टेम्परेचर मेजर्ड एट 4.0। अच्छा जी, 3.5 पे जो टेम्परेचर आपने मेजर किया है वो 4.0 पे मेजर हुए हुए टेम्परेचर से कम क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे अभी भी टेम्परेचर कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी भी रिएक्शन क्या नहीं हुआ, रिएक्शन कंप्लीट तो नहीं हुआ ना अभी। हाईएस्ट टेम्परेचर तो नहीं आपने अभी अचीव किया, ऐसे ही है। जी। अभी भी रिएक्शन चल रहा है, टेम्परेचर का राइज आ रहा है अभी भी। ठीक है, तो जो आपने 3.5 पे टेम्परेचर मेजर किया उस टाइम पे रिएक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, हाँ 4 पे रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, अब टेम्परेचर डिक्रीज की तरफ आप जा रहे हैं। तो हाईएस्ट टेम्परेचर अचीव ये था जो आपके पास एक्सपेरिमेंटली हाईएस्ट है। थ्योरेटिकली हाईएस्ट ये है जब आप एक्सट्रापोलेशन करके निकालते हैं, जब हीट लॉसेस को हम इग्नोर करते हैं इस वाले पोर्शन में फिर। ठीक है, तो आप उसे क्या बताएंगे कि रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट या रिएक्शन इज स्टिल प्रोसीडिंग। तो रिएक्शन इज स्टिल इन प्रोग्रेस एट 3.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर आगे आप सॉरी एट 3.5 मिनट्स, मैं डिग्री सेल्सियस लिख दिए। 3.5 मिनट्स में अभी भी रिएक्शन क्या कर रहा है, चल रहा है आपका। अच्छा, पार्ट जी में आपसे कहता है कि a student carried out experiment 2 and determines a temperature increase of 62 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है। The heat released by the reaction is Q given by this formula, ये हमें पता है। Where M is the mass of HCl, HCl के हमने 50 cm क्यूब यूज किया था तो 50 ग्राम्स आ जाएगा मास। Assume that 1 cm क्यूब is 1 ग्राम, ये हमने वही assumption लगाई है अभी। The specific heat capacity is 4.18. Calculate Q in joules for experiment 2 and hence determine delta H इन किलो जूल्स पर मोल। सबसे पहले तो Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी लगेगा आपके पास। तो Q इक्वल्स टू मास कितना है हमारे पास, 50 ग्राम्स आ जाएगा। 50 सी एम क्यूब HCl यूज हुआ था तो 4.18 इसकी वैल्यू आएगी जूल्स में। टेम्परेचर का चेंज इज 62 डिग्री सेल्सियस, 62.0। तो यहाँ से Q कितना आ रहा है, वन दोबारा टू नाइन निकालो जरा। फाइव एट 12958 एग्जैक्ट आ रहा है। जी। तो ये आपके पास आ गया जी 12958 जूल्स। हीट इवॉल्व कैसी होगी, नेगेटिव। तो जूल्स में हमने उसको लिख दिया वन सर, टू नाइन फाइव एट ठीक है। अगर अच्छा जी, टेम्परेचर इंक्रीज उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है तो फिर क्यू तो पॉजिटिव में होना चाहिए। क्यों क्यों पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब क्या है कि रिएक्शन ने हीट एनर्जी रिलीज की है या एब्जॉर्ब की है। एब्जॉर्ब किए और फिर टेम्परेचर इंक्रीज है, क्योंकि आपके थर्मोमीटर पे टेम्परेचर इंक्रीज, आपके थर्मोमीटर पे टेम्परेचर इंक्रीज आएगा। ये आपका मिक्सचर है, इसमें कोई रिएक्शन हो रहा था, थर्मोमीटर उसमें पड़ा हुआ। थर्मोमीटर पे तब आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा जब रिएक्शन क्या करेगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा सराउंडिंग में। जब सराउंडिंग में हीट एनर्जी रिलीज होगी तब थर्मोमीटर पे टेम्परेचर राइज करेगा आप। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमने निकालना है डेल्टा एच। तो डेल्टा एच हमारे पास आएगा जी, किलो जूल्स में निकालना है तो पहले वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। -12958 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ये किलो जूल्स में आएगा डायरेक्ट, इसको होल डिवाइड कर दो पूरे जवाब को इसके।
इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मोल से, मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट देखने हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपके पास दोबारा HCl क्या है, एक्सेस में, HCl एक्सेस में ही लिया है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया है। उसके कितने मोल, 0.0500 मोल्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 0. ये 0 पॉइंट कितना है, 0.0500। तो डिवाइडेड बाय 0.0500, तो यहाँ से अब डायरेक्टली किलो जूल में जवाब आ जाएगा। तो आप बताएं जी डेल्टा एच की कितनी वैल्यू आ रही है अब, -25916.16। -259.16। इसको आप दे दो कितने पे, हमारे पास ऊपर जो वैल्यू थी, जो हमारी इसकी वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट, इधर भी, इधर 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू यूज हुई थी ग्राम्स की, ये 3 सिग्निफिकेंट, ये 3 सिग्निफिकेंट, तो आप 3 सिग्निफिकेंट पे दे दें माइनस, क्या बन जाएगा 259 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो -259 किलो जूल पर मोल हमारे रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई है। आगे कहते हैं यूज योर आंसर, यूज द एनर्जी साइकिल बिलो एंड योर आंसर टू पार्ट जी। जो अभी आपने निकाला एक्सपेरिमेंट 2 का डेल्टा एच, तो उसने डेल्टा एच 2 से लिखा हुआ है, टू डिटरमिन द डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एंथैल्पी चेंज फॉर एक्सपेरिमेंट 1 दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट 1 में हमारे पास क्या था, डेल्टा एच फॉर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो था एक्सपेरिमेंट, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड का आपके पास HCl के साथ रिएक्शन का उसने क्या दिया था, डेल्टा एच दिया हुआ था। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl क्या बना के देगा, कैल्शियम क्लोराइड H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एनर्जी चेंज कितना, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, डेल्टा H1। तो ये आपके पास एनर्जी चेंज कितनी दी है, -84 किलो जूल्स पर मोल। और जो आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड और HCl का रिएक्शन हो रहा है, वो क्या बना के दे रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड एंड H2O। इधर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का डेल्टा एच जो कि हमने खुद से निकाला है, -259 किलो जूल्स। ठीक है, तो यहाँ से अब डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जाता है, HCl से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, उतना ही HCl आगे साथ लिखा हुआ है। ठीक है, इससे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा आपके ऊपर वाले रिएक्शन में, जो मेन इक्वेशन है उसमें, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो आपके पास डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगी, दो आपने अपने पास आइडेंटिफाई करने हैं रूट्स। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, तमाम एरोज इससे निकल रहे हैं, ये हमारा एंडिंग पॉइंट, तमाम एरोज इसकी तरफ जा रहे हैं। एक रूट बनता है ये वाला, ठीक है, फर्स्ट रूट, और सेकंड रूट बनता है पूरा घूम के आए अगर, तो ये हमारा सेकंड रूट आ जाएगा। तो यहाँ से एनर्जी चेंजेस क्या कर लें, इसके इक्वल पुट कर लें अब। तो पहले रूट में आपके पास आ रहा है -84, सेकेंड रूट में, ये पहला रूट था यहाँ से यहाँ डायरेक्ट एक ये, और सेकेंड रूट जो है उसमें पहले डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन और फिर -259। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन प्लस -259, यहाँ से डेल्टा एच अब सब्जेक्ट बनाओ तो आएगा -84 प्लस 259, तो कितनी बन जाती है हमारे पास डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन, +175। तो +175। और डिकम्पोजिशन कैसा रिएक्शन होता है आपके पास, एंडोथर्मिक होता है, हीट एनर्जी उसमें क्या करते हैं हम, प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो -175 आपके पास किलो जूल पर मोल जवाब आता है। कहते हैं आइडेंटिफाई द मेन वीकनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर एंड सजेस्ट वन इंप्रूवमेंट टू ओवरकम दिस वीकनेस। दिस मेन वीकनेस इज नॉट द टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज्ड। आप मुझे बताएं एंथैल्पी चेंजेस में सबसे बड़ा मसला क्या होता है, एनर्जी लॉस का, हीट लॉस टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग। इसके लिए हम क्या यूज करते होते हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए, हीट लॉस कम करने के लिए आप क्या यूज करें, इंसुलेशन, एक इंसुलेशन यूज करें, या फिर जिस सोल्यूशन को हीट कर रहे हैं उसके ऊपर क्या रख दें आप, एक लिड रख दें। Recording in अच्छा, तो वो कह रहे थे आइडेंटिफाई द मेन वीकनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर एंड सजेस्ट वन इम्प्रूवमेंट टू ओवरकम दिस वीकनेस। द मेन वीकनेस इज नॉट द टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज। तो थर्मोमीटर में कोई मसला नहीं है, आपने कोई और वीकनेस बतानी है, तो जो भी इंथैल्पी चेंजेस होते हैं उसमें आपके पास हीट लॉस टू द सराउंडिंग का काफ़ी ज़्यादा मसला होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होता है, वो अफेक्ट होता है हमारा।
ठीक है, तो आप उसको इंसुलेशन बता दें या उससे बोलें कि जी आप अपने बीकर जिसमें आप ये रिएक्शंस करा रहे हैं उसके ऊपर क्या कर दें, प्लेस अ लिड ऑन टॉप ऑफ द बीकर। तो हीट क्या हो जाएगी, अंदर ट्रैप हो जाएगी, ज्यादा हीट लॉस टू द सराउंडिंग नहीं होगी। क्लियर है ये बात? आगे चलूं? जी। तो ये हमारे पास हमारा पहला अब जो था सवाल था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये मुझे लग रहा है कि हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट से कॉम्प्लेक्सेस का सवाल है। कहते हैं द क्वेश्चन इज अबाउट, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास कहते हैं द क्वेश्चन इज अबाउट एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 ऑफ द रिएक्शन शोन। आपके पास ये जो रिएक्शन है, ये इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलते हैं जब कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा होता है? हाँ जी, इसको क्या बोलते होते हैं? केस टैब। केस टैप बोलते हैं ना, तो केस टैप के बारे में सवाल आपसे पूछने लगे। कहते हैं द डाटा कलेक्टेड इज यूज्ड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। दोबारा एंथैल्पी चेंज है। टू सेट अप इक्विलिब्रियम aqueous iron 3 nitrate is mixed with aqueous potassium thiocyanate KSCN, aqueous iron thiocyanate, ठीक है, FeSCN has aqueous iron thiocyanate ions have a red color। तो ये जो है इनके पास रेड कलर है। ठीक है, हमारे पास इसका ये रेड कलर बनाएगा। कहता है अ कलरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द अब्जॉर्बेंस of the reaction mixture. A calibration graph can be then be used to determine the concentration of FeSCN2 प्लस वाला जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बना है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कह लो या जो आयन बना है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए आप कलरीमीटर एक यूज करेंगे। ठीक है, अब कलरीमीटर जहाँ पे कलर्ड सोल्यूशन हो ना उसके लिए यूज किया जाता है टू फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन आयन जिसने वो कलर प्रोड्यूस किया हुआ सोल्यूशन में। ठीक है, तो अब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन आपस में रिलेटेड होते हैं इधर। जी हरम को ऐड करते हैं। तो इन टाइप्स जो कलरीमीटर वाला एक्सपेरिमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इधर डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट्स गुजारते हैं और देखते हैं कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, जिसके बाद दोबारा ड्रॉप आना शुरू होता है। ठीक है, हम स्मॉल वेवलेंथ से शुरू करते हैं लाइट की और हम उसको बढ़ाते जाते हैं, एब्जॉर्बेंस बढ़ती जाती है। एक टाइम आता है वो पीक करती है और उसके बाद दोबारा गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखनी है कलरीमीटर में। और ये क्यों करते हैं हम, जब भी कोई कलर्ड सोल्यूशन होता है उसमें किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए हम कलरीमीटर वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस करता है, बेसिकली वो वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा आगे जी आपके पास कहता है जी कैलिब्रेशन ग्राफ कैन देन बी यूज्ड टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयन इन द रिएक्शन मिक्सचर। सॉल्यूशन ए जिसमें HCN aqueous की कंसंट्रेशन इज दिस, बी में HCN aqueous की कंसंट्रेशन ये है, सी में आयरन की कंसंट्रेशन दी हुई आयरन 3 प्लस की, डी में भी कंसंट्रेशन दी हुई है। कहता है जी डिस्क्राइब हाउ यू वुड प्रिपेयर 100 cm क्यूब ऑफ बी फ्रॉम सॉल्यूशन ए। अच्छा जी, बी का 100 cm क्यूब प्रिपेयर करना है, बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.00200 मोल पर डीएम क्यूब। इसको प्रिपेयर करना है फ्रॉम सॉल्यूशन ए करना है। तो ए हमारा कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, स्टॉक या रिक्वायर्ड? हाँ जी, बी बनाना है फ्रॉम ए, तो ए वाला सॉल्यूशन क्या है हमारा, स्टॉक। स्टॉक सॉल्यूशन है जिससे हमने कोई रिक्वायर्ड वॉल्यूम बाहर निकाल के उसको डाइल्यूट करना है। ठीक है, तो बी तब बनेगा जब ए से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमें चाहिए होगी, बाहर निकालेंगे और उसको डाइल्यूट कर देंगे टू 100 cm क्यूब। ठीक है, तो आप पहले तो फाइंड करोगे ना कि कितना वॉल्यूम ऑफ ए आपको चाहिए होगा, स्टॉक सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा कि एक डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाए जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो, और ये कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन यूज करना है। तो हम क्या करते होते हैं, C1V1 इक्वल्स टू C2V2। जो मेरा रिक्वायर्ड वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन है वो है जी 0.00200, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, वॉल्यूम उसका 100 cm क्यूब मुझे रिक्वायर्ड है। तो मेरे पास जो स्टॉक सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है जी 0.00920, वॉल्यूम उसका कितना चाहिए होगा ये सोल्यूशन बनाने के लिए वो फाइंड करते होते हैं हमेशा, स्टॉक सोल्यूशन का रिक्वायर्ड वॉल्यूम चाहिए होता है। तो यहाँ से V1 कितना आता है मेरे पास,
निकालिए जरा। 21.739। ठीक, तो 21.739 है, तो 74 लिख लेते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो एक यूजिंग, अब आप अपने पास एक पिपेट यूज करके इतना इसका वॉल्यूम क्या करोगे, मेजर करोगे, बाहर निकालोगे, और इसको क्या करोगे जी, इतने वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन या स्टॉक सोल्यूशन जो आपके पास है, सोल्यूशन ए, उसका 21.74 निकालेंगे, उसको किधर डालेंगे, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे। लेकिन 21.74 हम क्या यूज करके मेजर कर लें वॉल्यूम, पिपेट तो 25 सीएम क्यूब एक्यूरेटली मेजर कर सकता है या 10 सीएम क्यूब कर सकता है, तो फिर किसको यूज कर लिया जाए, कौन 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर लेगा एक्यूरेटली ये वॉल्यूम, ब्यूरेट। ब्यूरेट कर लेगा। तो हम क्या करें, पहले इसको ब्यूरेट में डाल लेते हैं इतना वॉल्यूम, उस ब्यूरेट को खोल के क्या कर लें, ट्रांसफर कर लें इनटू अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, यही 27.4 ब्यूरेट में डालो, 21.74 ब्यूरेट से ट्रांसफर करो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। ठीक है, फिर इसके एक बार वॉशिंग करके डिस्टिल्ड वाटर से उसको भी ट्रांसफर करो, और फिर टॉप अप द सोल्यूशन टू 250 मार्क, सॉरी 100 सीएम क्यूब मार्क। तो आपने उसे बताना है, तो आप उसे बोलेंगे जी टेक 20, कितना है, 21.74 सीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन ए। ठीक है, इन अ ब्यूरेट, and transfer this solution to a 100 cm cube volumetric flask from burette। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है आपने, रिंस द burette, थोड़ा सा सोल्यूशन रह जाएगा ना उसमें, रिंसिंग करेंगे तो वो वाले जो मोल्स थोड़े बहुत रह गए वो भी नीचे ट्रांसफर हो जाएंगे। रिंस द burette with distilled water and transfer the washings। इसके बाद क्या करना है आपने, top up the solution to the 100 cm cube mark to form solution B by adding the remaining volume of distilled water। ठीक है, और वो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना होगा मेरा, 100 माइनस 21.74, कितना रह जाएगा पीछे, 21.78.26। 74। तो 78.26 बाकी रिमेनिंग वॉल्यूम किसका डलेगा, डिस्टिल्ड वाटर का डलेगा, तो सोल्यूशन डाइल्यूट होके आपकी रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम पे पहुंच जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट, सोल्यूशन बी एंड डी, एक सोल्यूशन बी और एक सोल्यूशन डी, इन दोनों के सॉल्यूशंस are used to produce calibration graph, known volumes of each solution are added together। तो B and D को calibration graph को produce करने के लिए known volumes यूज किए और इन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड कर दिया। And the absorbance of each mixture is recorded। The calibration graph is shown in figure 2.1। The concentration of solution D is much greater than the concentration of solution B। In order that solution D is in excess, suggest a reason why solution D is in excess। हाँ जी, आप सोल्यूशन डी एक्सेस में क्यों यूज करेंगे और सोल्यूशन बी लिमिटिंग क्यों यूज करेंगे। हाँ जी, इक्वेशन को देख के बता दो। सोल्यूशन डी जो है वो आयरन का है, ठीक है, ये सोल्यूशन डी आयरन का है, और जो सोल्यूशन बी है ये इसका है। तो आप बेसिकली क्या इंश्योर करना चाह रहे हैं, हाँ जी बताएं। एक चीज एक्सेस में, एक रिएक्टेंट एक्सेस में लेना और दूसरा रिएक्टेंट जो है लिमिटिंग लेना, इससे आप क्या इंश्योर करना चाह रहे होते हैं कि दूसरा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, सारा का सारा रिएक्शन कर दे। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, so that all of the SCN negative aqueous ions react। ठीक है, तो ऑल ऑफ द सोल्यूशन आपके पास क्या कर जाए, सोल्यूशन बी बोल दो कि सोल्यूशन बी आपने इसलिए लिमिटिंग लिया ताकि वो सारा का सारा क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए।
ठीक है, आगे उसने आपको ग्राफ दिया है कॉन्सेंट्रेशन इन 10⁵ ठीक है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू फॉर एग्जांपल 6 उसके साथ 10⁵ लगेगा, -5 लगेगा। 8 है तो 8 इंटू 10⁻⁵ लगेगा। और रिलेटिव अब्जॉर्बेंस उसने आपको दी हुई है, कहता है जी, अच्छा ये ग्राफ उसने आपको दे दिया, ग्राफ से कुछ करवाया नहीं है अभी तक, देखते हैं आगे कोई कुछ पूछता है या नहीं पूछता। कहते हैं द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इज यूज्ड, हाफ फिल अ लार्ज बीकर विद वाटर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, लार्ज बीकर है मेरे पास, उसको आधा फिल कर दें। ट्रांसफर अबाउट 40 cm³ ऑफ सोल्यूशन बी, 40 cm³ ऑफ सोल्यूशन बी यूज किया, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 00, 0.00200। और उसके बाद क्या किया हमने, इनटू अ बॉइलिंग ट्यूब एंड प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब इन द बीकर ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपने पहले इसमें ना वाटर भरना है हाफ वॉल्यूम तक, और उसके बाद एक बॉइलिंग ट्यूब रखनी है। उस बॉइलिंग ट्यूब में ये 40 cm³ ऑफ सोल्यूशन बी डालेंगे, जिसकी ये कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो ये मैंने सोल्यूशन बी डाल दिया इसके अंदर, ये सोल्यूशन बी आ गया मेरा। फिर उसके बाद कहता है ट्रांसफर 5 cm³ ऑफ सोल्यूशन सी इनटू अ टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन द बीकर ऑफ वाटर। सोल्यूशन सी को भी आपने यही करना है। तो सोल्यूशन सी जो है, एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें आपके पास सोल्यूशन सी है। सोल्यूशन सी किसका है, सोल्यूशन सी जी Fe3+ एक्वस का है, और उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेकिन इसका वॉल्यूम कितना लिया है, 5 cm³, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.0200 मोल पर DM³ है। ये सोल्यूशन है जी Fe3+ का, और सोल्यूशन बी जो है वो किसका है, SCN- का। ये सोल्यूशन बी जो है ये SCN- एक्वस का है। कहता है जी कि ट्रांसफर अबाउट 40 cm³ ऑफ सोल्यूशन बी इनटू अ बॉइलिंग ट्यूब एंड प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब इन द बीकर ऑफ वाटर। ट्रांसफर 5 cm³ ऑफ सोल्यूशन सी इनटू अ टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन द बीकर ऑफ वाटर। वेट फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट वेट कर रहे हैं। अब आपने बीकर में रखने का मकसद क्या है, जो लार्ज बीकर आपने लाया था उसमें हाफ वॉल्यूम ऑफ वाटर भरा आपने, उसको रूम टेम्परेचर पे रखना था। उसको रूम टेम्परेचर पे रखना था। तो ये जो आपने टेस्ट ट्यूब में दोनों रिएक्टेंट्स लिए हैं और उनको उस वाटर में रखा है जिसमें रूम टेम्परेचर वाला टेम्परेचर चल रहा है, तो आपका क्या मकसद है इधर, कि दोनों रिएक्टेंट्स क्या कर जाएं, इक्विलिब्रेट। सेम टेम्परेचर पे आ जाएं, इक्विलिब्रेट कर जाए सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो आपने उनको जो टेम्परेचर देना था वो रूम टेम्परेचर पे था, दोनों को रूम टेम्परेचर पे ला के फिर रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। 10 मिनट इसलिए वेट किया। कहते हैं कहते हैं जी ट्रांसफर 5 cm³ ऑफ सोल्यूशन बी फ्रॉम द बॉइलिंग ट्यूब टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोल्यूशन सी। Stir the mixture in the test tube and record the temperature of the mixture। ठीक है, तो आपने क्या किया, अब सोल्यूशन बी से, ये जो सोल्यूशन बी है इसका 5 cm³ आप उठा के किस में डाला, सोल्यूशन सी में, 5 cm³ ट्रांसफर किया, और उसके बाद क्या किया जी, स्टर किया टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, एक थर्मोमीटर यूज करके स्टर कर लेना है इसको, और एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें एक थर्मोमीटर डाल लेते हैं, ये थर्मोमीटर भी इसमें मैंने इंसर्ट कर दिया, और इसमें मैंने टेम्परेचर स्टेयर करने के बाद क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया कि अब टेम्परेचर कितना हो जाता है। कहता है मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ द मिक्सचर इन द टेस्ट ट्यूब यूजिंग कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर यूज करके हम क्या करेंगे, फिर एब्जॉर्बेंस इसकी फाइंड कर लेंगे। कहता है चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बीकर एंड रिपीट। तो बस बाकी सारे यही काम करना है, बार बार बस टेम्परेचर क्या करना है, वेरी करना है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, बार बार टेम्परेचर वेरी करके दोबारा से यही काम करेंगे और देखेंगे एब्जॉर्बेंस पे क्या फर्क आता है। कहता है चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बीकर एंड रिपीट स्टेप 3 टू स्टेप 6 फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स। आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल। टेम्परेचर तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या देख रहे हैं, एब्जॉर्बेंस। हाँ जी, एब्जॉर्बेंस देख रहे हैं। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी एब्जॉर्बेंस कितनी होती है कितनी नहीं होती। तो डिपेंडेंट वेरिएबल उसने पूछा है, तो कौन है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, एब्जॉर्बेंस।
एब्जॉर्बेंस। ठीक है, वैसे अगर ऊपर जाए ना तो इसको रिलेटिव एब्जॉर्बेंस आपको लिखना चाहिए। तो आप लिख दें जी रिलेटिव एब्जॉर्बेंस। रिलेटिव टू टेम्परेचर आपके पास क्या एब्जॉर्बेंस आती है, इसका मतलब ये कहते हैं डिस्क्राइब हाउ यू वुड एडजस्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर। जी क्या हुआ? नहीं सर, वो मेरी बहन आई थी, मैं उसको बता रही थी कुछ। अच्छा अच्छा। Describe how you would adjust the temperature of water in the large beaker to obtain a temperature of 10 डिग्री सेल्सियस। आप कैसे बीकर में जो है टेम्परेचर अपना क्या करेंगे? बर्फ डाल दें। 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाएंगे। अभी हमारा जो टेम्परेचर एंड जो था बीकर में वो कितना था रूम टेम्परेचर पे। सराउंडिंग टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर होगा या उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, अब उसमें आपने 10 डिग्री सेल्सियस यानी लोअर टेम्परेचर अचीव करना है, तो आप बीकर में क्या करो? बर्फ डाल दें। बर्फ डाल। सही कह रही हैं आप। तो बीकर में क्या कर लो, बर्फ डाल दो ताकि उसका टेम्परेचर क्या कर जाए, जो बीकर में वाटर पड़ा हुआ है उसका टेम्परेचर लोअर हो जाए। तो हम उसे बोलेंगे जी ऐड आइस टू द बीकर। ठीक है, आइस ऐड कर देंगे। सर देखो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना साइडों पे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने के लिए इधर रखा हुआ है हमने। जी बोले अब। सर पहले हमने पढ़ा था ना सक बैक इफेक्ट, तो वो जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड डिलीवरी और गैस सिलेंडर में तो नहीं होता ना? नहीं, सारी जगहों पे होता है जहाँ पे आप डिलीवरी डिलीवरी ट्यूब है। और कहाँ पे है जी डिलीवरी ट्यूब, जहाँ पे गैस और वाटर मेथड यूज हो रहा है वहां पे सक बैक इफेक्ट आता है। सिर्फ वहां पे आता है। हाँ जी वहां पे आता है, जब इंस्टेंट कूलिंग होती है ना आपके एपरेटस की, तो उस टाइम आते हैं। या आप मेजरिंग सिलेंडर पहले निकाल लेते हो और डिलीवरी ट्यूब अंदर ही रहती है पानी में, तो वो इंस्टेंट सक बैक करता है, जिससे इंस्टेंट कूलिंग होती है, क्रैक होने का खतरा है, और दूसरा सक बैक का मसला है। और आपने किधर बताया था ये कहाँ है? ये आपके पास गैस ओवर वाटर मेथड में ये मसला आता है कि अगर आप अपनी गैस कलेक्ट करने से पहले, यानी गैस अब आ गई सारी मेजरिंग सिलेंडर में जमा हो गई है, अब आपने वो सैंपल बाहर निकालना है उधर से, तो सैंपल बाहर निकालने से पहले आप क्या करोगे, या अपने अपरेटस के कूल डाउन होने से पहले आप अपनी डिलीवरी ट्यूब उस मेजरिंग सिलेंडर से साइड पे निकाल लोगे बाहर, सेपरेट कर लोगे उसको, फिर मेजरिंग सिलेंडर सेपरेट करेंगे बस। ठीक है, नहीं तो सक बैक इफेक्ट आएगा। ठीक समझ आ गया। अच्छा कहते हैं a student obtains the results given in table 2.2। ठीक है जी, आपके पास टेम्परेचर 25 था तो रिलेटिव एब्जॉर्बेंस वाज 0.60। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमने फाइंड करनी है। K1 जो है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसका, वो भी हमने फाइंड करना है। अच्छा जी, आगे आता है जी कि टेम्परेचर जो आपके पास है वो 55 है, रिलेटिव एब्जॉर्बेंस 0.42 है, उस टाइम पे वो कितना है? कहते हैं द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग द इक्वेशन। इक्वेशन 1 है जी K1 इज इक्वल टू एक्स ओवर 0.010 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स इज द वैल्यू ऑफ FeCN की concentration in mole per dm cube. Use the calibration graph on figure 2.1 to complete the column 3 in table 2.2 and record values to 1 decimal places। तो सबसे पहले तो हम जाते हैं 2.1 पे, ग्राफ जो आपने दिया उसने, जहां पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन और रिलेटिव एब्जॉर्बेंस आपस में प्लॉट हुई हुई थी। तो जब रिलेटिव एब्जॉर्बेंस आपके पास 0.60 है, तो उस टाइम पे हमारे पास 0.60 जब है, तो उस टाइम पे हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन आती है वो कितनी आती है, ग्राफ से पता लग जाएगा। तो ये यहाँ से कितना बनता है, कंस्ट्रक्शन लाइन शो करेंगे लाजमी। तो ये कितनी बनती है जी 8, 8 ये कितना आएगा जी 9। तो ये आएगा 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 8.85, नहीं 8.9। ठीक है, तो ये 8.9 इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है। ठीक है, तो उसने इधर 10⁻⁻5 लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे 8.9। फिर 0.42 पे आपकी एब्जॉर्बेंस जब 0.42 थी, तो उधर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही थी, तो उसको फाइंड करने के लिए 0.42 कहाँ पे आएगा आपके पास, ये 0.5 है, तो 0.42 आएगा इधर। ठीक है, 0.42, 44, 46, 48, 0.5, तो 42 यहाँ पे आ रहा है। इसके लिए लाइन ड्रॉ करो, एक डॉटेड लाइन, और इसको देख लो ये कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, तो ये एग्जैक्ट इस वैल्यू पे। थोड़ी सी गलत बन गई है,
यहाँ पे आपके पास कोइंसाइड कर रहा है इधर एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे आते हैं जी 6, ये आता है 7, 6.2 बनती है 6.2। अच्छा, फिर कहते हैं जी कि 1 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो 1 डेसिमल प्लेस तक ही किया है। यूज इक्वेशन 1 टू कंप्लीट column 4 in table 2.2, record the values to the nearest whole number। क्या लिखा है? x is the value of FeCN in mole per dm3। तो K1 की वैल्यू किस तरह निकलेगी? FeCN की वैल्यू डालनी है इन मोल पर डीएम क्यूब। याद रखना ऊपर 8.9 लिखा है, इसके साथ 10⁻⁻5 मोल पर डीएम क्यूब है, ठीक है। तो ऊपर आएगा 8.9 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 0.0010 माइनस 8.9 इंटू 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। यहाँ से K1 की वैल्यू निकालो कितनी आती है? 107.239। कितने पे देनी है? नियरेस्ट होल नंबर, तो 107.2 239 का। नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड होगा तो 107 बन जाएगा। अगला सेकंड वैल्यू कितनी आती है? अगर मैं इधर पुट करता हूँ ऊपर 6.2 इंटू 10⁻⁻5 और नीचे 6.2 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर, सब कितना आता है हमारे पास? 70.467। 70.467 है, होल नंबर पे राउंड करना है तो 70 बन जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपके पास, ठीक है। तो ये टेबल हमने फिल कर दी है। ये फिगर 2.2 से आपने सीधा सीधा देखना था वाई एक्सिस की अगर सर्टेन वैल्यू है तो एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, और आपके पास जो ये निकल रहा था ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद बस ये याद रखना है इसमें जो एफिशिएंट की कॉन्सेंट्रेशन है उसके साथ 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई होगा जब वो कहीं पे हम कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे तब। कहते हैं जी another student does the same experiment for 7 different temperatures, plots a graph and draws the line of best fit as shown in figure 2.2, जिसमें उसने log of K1 लिया है और 1 over टेम्परेचर की वैल्यूज क्या की हैं? प्लॉट की हैं। तो कहते हैं जी कि थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड टेम्परेचर इज गिवन बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में K1 और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप हमें बता रहा है, तो ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो निकाल सकते हैं, और वाई इंटरसेप्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जी। लीनियराइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप बनती है। K1 किस तरह टेम्परेचर से रिलेटेड है, इक्वेशन उसने आपको बता दी है। अब y एक्सिस पे क्या प्लॉटेड है? log ऑफ K1, x एक्सिस पे 1 over टेम्परेचर। तो यहाँ से अगर मैं बना लूं ये y एक्सिस पे आता है 1 over टेम्परेचर, यहाँ से x एक्सिस पे आता है, तो ग्रेडियंट किसके इक्वल आ रहा है? ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 RT, और जो y इंटरसेप्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है? कांस्टेंट के, तो प्लस c है ना, तो ये c कांस्टेंट हमारा, ठीक है। तो हमने ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन भी निकाल लिया किसके इक्वल आएगा। कहते हैं डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन एंड टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन्स, यानी इस फॉर्मूला में अगर टी डालेंगे तो टेम्परेचर केल्विन्स होना चाहिए। एक्सप्लेन व्हाई द ग्राफ सपोर्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड टेम्परेचर गिवन इन इक्वेशन 2। ग्राफ क्यों आपके पास बीच में सपोर्ट करता है? क्योंकि K1, हाँ जी, एक्सप्लेन व्हाई the graph supports the relationship between K1 and temperature given in equation number 2। उधर भी डायरेक्ट है और इधर भी डायरेक्ट है। हाँ जी, दोनों के बीच में क्या बनती है? log of K1 और 1 over टेम्परेचर के बीच में कैसी प्रोपोर्शनैलिटी बनती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगा हमारे पास। सो log of K1 and 1 over temperature are directly proportional, so a straight line graph should be formed as it is in figure 2.2। ठीक है, कहते हैं सर्कल द पॉइंट इन द ग्राफ इन फिगर 2.2 दैट यू कंसीडर टू बी द मोस्ट अनोमलस। ये वाला पॉइंट है, सब ज्यादा बाहर वो लाई कर रहे हैं। कहते हैं देयर वर नो एरर्स इन द मेजरमेंट्स इन द एक्सपेरिमेंट। तो मेजरमेंट्स में आपने कोई भी एरर नहीं किया।
कहते हैं स्टूडेंट करेक्टली सजेस्ट द anomalous point was caused because the absorbance was lower than expected by the line of best fit. ठीक है, यानी जितनी एब्जॉर्बेंस आनी चाहिए थी लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे पॉइंट होना चाहिए था वहां पे नहीं था, उससे लोअर एब्जॉर्बेंस आपके पास आई थी। कहते हैं सजेस्ट व्हाई द एब्जॉर्बेंस वाज लोअर देन एक्सपेक्टेड। एब्जॉर्बेंस एब्जॉर्बेंस जो है वो लोअर कब आएगी आपकी? वो कह रहे हैं एब्जॉर्बेंस की जो वैल्यू आ रही है वो लोअर आ रही है कंपेयर टू जो वैल्यू आनी चाहिए थी, यानी इधर होना चाहिए था बट उससे कम आ रही। हाँ जी, एब्जॉर्बेंस किससे रिलेटेड है? हाँ जी, किससे रिलेटेड है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeSCN वाला जो कॉम्प्लेक्स है आपके पास, इसकी कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन किससे रिलेटेड है बताइए मुझे जरा। हमारे एक्सपेरिमेंट में हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन कब बनेगी? जब सोल्यूशन बी का 5 cm³ बॉइलिंग ट्यूब से सोल्यूशन सी में डाला जाएगा। जी। ऐसे सोल्यूशन बी किसका था हमारे पास? हमने ऊपर लिखा था सोल्यूशन बी वाज ऑफ SCN। ये SCN नेगेटिव एक्वस का सोल्यूशन है, और आपके पास जो सोल्यूशन सी है वो किसका है? Iron 3+ का। ठीक है, तो आपने जब इन दोनों का रिएक्शन कराना है, दोनों के 5 cm³ आपस में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो कब आपके पास SCN की कॉन्सेंट्रेशन कम आएगी? SCN यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट था, याद रखना। SCN लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो कब आपके पास SCN की कॉन्सेंट्रेशन कम आ जाएगी? जब आप लिमिटिंग रिएक्टेंट ही क्या डाल दें? कम डाल दें। जब लिमिटिंग रिएक्टेंट की ही आपने वॉल्यूम कम डाली है, यहाँ पे 5 पूरा ना डाला हो, फॉर एग्जांपल आपने 4.5 डाल दिया और आपको लगा आपने 5 पूरा डाले, तो 4.5 अगर डाल दिया हो तो आपके पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसके मोल्स कम हो जाएंगे। जब उसके मोल्स कम हो जाएंगे तो जो आपके पास इससे FeSCN बनेगा, जो कि डायरेक्टली आपके लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल से रिलेटेड है, वो भी क्या बनेगा? कम। उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी? कम। एब्जॉर्बेंस क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास FeCN रिलेटेड है SCN से, और SCN कितना आपको FeCN बना के देता है वो उसके वॉल्यूम से रिलेटेड है, कि कितना वॉल्यूम आप उसका ऐड करते हैं। तो गलती यहाँ पे ये हो सकती है, अगर मेजरमेंट्स में कोई गलती नहीं है तो यहाँ पे हमने गलती ये की हो सकती है कि एब्जॉर्बेंस कम आने का मसला मसला ये है कि FeSCN नेगेटिव एक्वस क्या बना? कम बना। कॉन्सेंट्रेशन उसकी कम आई। इसकी कॉन्सेंट्रेशन या जो इसकी अमाउंट बन रही थी वो किससे बन रही थी? SCN नेगेटिव से। उसका 5 cm³ ऐड करना चाहिए था, आपने 5 cm³ पूरा नहीं ऐड किया होगा। ये गलती हो सकती है आपसे। तो हम उसे बोलेंगे कि वी डिड नॉट ऐड सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन कौन सा था? सोल्यूशन बी। वी डिड नॉट ऐड सोल्यूशन बी, या वी डिड नॉट ऐड सोल्यूशन बी ऑल टुगेदर नहीं बोलेंगे इसको। वी डिड नॉट ऐड all of the solution, all of the volume of solution B, due to which concentration due to which, ये कौन सा स्टेप बनता है हमारे पास? स्टेप नंबर 5 बनता है ना, तो हम उसे बोल देते हैं कि वी डिड नॉट ऐड ऑल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी इन स्टेप 5, क्योंकि इससे पहले भी सॉल्यूशन बी हमने एक और स्टेप में भी ऐड किया था कहीं पे। तो सॉल्यूशन बी इन स्टेप 5 जहां पे रिएक्शन होना था, ड्यू टू विच SCN SCN decreased, the concentration of SCN decreased, therefore concentration of FeSCN decreased, which resulted in lower absorption. क्लियर है? उसको आंसर लिख के बताना है रीजनिंग हमारी क्या है।
हमने सारा वॉल्यूम ऐड नहीं किया होगा, जिसकी वजह से एससीएन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई थी। उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से जो FeSCN बना था, जिसकी एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करनी है, मेजर करनी है कैलोरीमीटर से, वो भी हमारे पास क्या बना, कम बना। जब वो कम बनेगा तो कम एब्जॉर्बेंस होगी, लोअर एब्जॉर्बेंस वैल्यू आएगी हमारे पास। क्लियर है ये? चलो आगे। जी क्लियर है। कहते हैं डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट इन फिगर 2.2। State the coordinates of both points you use in your calculation. These must be selected from line of best fit. Give your gradient to 3 significant figures. Line of best fit से आपने 2 पॉइंट्स उठाने हैं। तो एक पॉइंट मुझे नजर आ रहा है जो आसान सा है उठाने के लिए, वो आप उठा लें कि ये वाला पॉइंट इधर से, जो कि बनता है हमारे पास 0.028, 0.029 आएगा ये, 0.0 सब्जेक्ट बनाने। तो 193 इंटू 2.303 इंटू 8.31, याद रखना ये जो वैल्यू है आपके पास आर कांस्टेंट की, ये हमने जूल्स में ली है। ठीक है, तो डेल्टा एच का जवाब भी किस में आएगा हमारे पास, जूल्स में आएगा। नेगेटिव साइन उधर शिफ्ट करो तो हमारे पास फाइनली जवाब क्या आता है, माइनस, इस पूरे का जवाब बताओ, 193 इंटू 2.303 इंटू 8.31, 3693.6 3693.6। 3693.6। जी 62 आता है, वैसे आगे 6 के बाद 2 आता है। ठीक है, 362 यही आ रहे हैं। जी ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव साइन इधर आके डिवाइड होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, इक्वल्स टू डेल्टा एच। डेल्टा एच की वैल्यू निकाल लिया उसने, किस में पूछी है, किलो जूल्स पर मोल में। तो अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसको किलो जूल्स में चेंज कर देंगे। तो आपके पास यहाँ से किलो जूल्स में जाने के लिए डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे इसको, तो आपके पास 1 2 3 क्या वैल्यू बनती है डेल्टा एच की, -3.69362 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, अच्छा इसको कितने सिग्निफिकेंट तक दे देना चाहिए हमें। तो हमारे पास जो डाटा वैल्यू हमने यूज की, टेम्परेचर 3 सिग्निफिकेंट पे था, आर की वैल्यू भी 3 सिग्निफिकेंट पे थी। तो आप जो एनर्जी चेंज निकाल लो उसको भी किस पे दे दो, 3 सिग्निफिकेंट पे दे दो। तो 3 सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ होके क्या बनेगा, -3.69। ठीक है, जी